स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम सभी पढ़ेंगे चैप्टर 4 आपकी जो जियोग्राफी बुक का है, दैट इज़ एयर। तो हवा के बारे में पढ़ेंगे, एयर के बारे में पढ़ेंगे, वो किस प्रकार से हमें अफेक्ट करती है, हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करती है, हमारे प्लानट पे जो रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको कैसे अफेक्ट करती है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होगा अगर एयर नहीं होगी। ऑल दीज क्वेश्चंस we will be able to answer after we finish our chapter. So let's not waste time and move on to the first part of our chapter. The name is air. तो एयर के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। What is atmosphere? So here you can see an image where atmosphere is being depicted and some houses are there. कुछ घर हैं नीचे और उसके ऊपर एक लेयर ऑफ या मास ऑफ गैसेस को शो करने का प्रयास किया गया। सो द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। वो गैसेस की लेयर्स, परत जो हम अपने आसपास देखते हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन दिस एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग बीइंग्स जो एटमॉस्फेयर में हैं और हर अर्थ पे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं जो कि पृथ्वी पे रहने वाले, अर्थ पे रहने वाले अलग अलग क्रीचर्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, बैक्टीरियाज के, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के काम आते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। कि हमें जो सन रेज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उससे भी बचाता है, जिससे हमें कई स्किन डिजीजेस और कैंसर भी हो सकता है। दिस मास ऑफ एयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल। तो ये जो मासेस ऑफ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, इन्होंने हमारे टेम्परेचर को एक आइडियल टेम्परेचर बनाया है ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए। इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी कहा है। वाई इट इज़ नोन एज ए यूनिक प्लैनेट? बिकॉज इट हैज़ लाइफ। सो हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जान लिया कि जो लेयर ऑफ गैसेस हमारे आसपास हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे सर्वाइवल के लिए, और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, लेट्स सी। सो एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में भी दी हुई है सेम, जिसमें आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ वेरियस गैसेस। सो नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो एयर हमारे आसपास, हमारे वातावरण में है। द इम्पॉर्टेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी मात्रा कितनी है। सो द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस विच इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 78%. अनदर इज ऑक्सीजन, दैट इज अराउंड 21%. And other gases, there are various other gases whose composition is very less, very substantial, not very substantial, it is very less as compared to nitrogen and oxygen, but still they are also very useful in maintaining the balance of the atmosphere, the maintaining the temperature in our atmosphere and making it ideal. So other gases जो 1% हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो कितनी हैं। 0.93% क्या है? आर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। उसके अलावा अदर गैसेस में जो बाकी गैसेस बच गए हैं, यानी कि आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसमें नियॉन है, उसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है, एसेट्रा, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं। तो उनकी परसेंटेज कितनी है? 0.04%। सो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज 1%। मूविंग ऑन टू सम यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट गैसेस। अब ये जो इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, 3 मुख्य इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, 3 मेजर इम्पॉर्टेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए मतलब
ह्यूमन बीइंग्स के लिए और प्लांट सभी के लिए, यानी कि जितने भी क्रीचर्स अर्थ पे रहते हैं उन सभी के लिए 3 गैसेस इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके जानते हैं इन गैसेस के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पर प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं और हमारे लंग्स में उसके बाद ऑक्सीजन जाती है, फिर हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इस तरीके से प्लांट्स सांस नहीं ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से। तो फिर कैसे मिलती है उनको नाइट्रोजन? उनके सॉइल में और रूट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। उसके बाद उस नाइट्रोजन की फॉर्म चेंज होती है और वो चेंज्ड फॉर्म जो बैक्टीरिया ने किया है उस फॉर्म को प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। इन बैक्टीरियाज को नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए और हम सब के लिए भी। क्यों? क्योंकि हम सब भी बहुत सारे प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो जब प्लांट्स ग्रो होंगे तभी हम उनको कंज्यूम कर पाएंगे। इसके लिए नाइट्रोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनदर इम्पॉर्टेंट गैस इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमें पहले ही पता है बहुत सारे लोगों को कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जब इनहेल करते हैं तो हम और सारी गैसेस के साथ साथ ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे काम आती है ब्रीदिंग के और सर्वाइवल के, और बदले में हम जब एक्सेल करते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। So we all animals, human beings as well as animals, they inhale oxygen and exhale carbon dioxide along with other gases. But the carbon dioxide which we exhale is used by plants. And जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? वो रिचार्ज कहाँ से हो रही है? बार बार रीजनरेट कहाँ से हो रही है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जब अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस उनके खाने बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, उस समय जो गैस रिलीज होती है उस प्रोसेस के बाद वो गैस होती है ऑक्सीजन। तो प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और उतना ही ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ जो ट्रीज़ है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। आप इतने बड़े नहीं हैं कि आप किसी को फोर्सफुली या कुछ कह सकें, तो आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को और अपने नेबर्स को अवेयर करना है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, पेड़ों को नहीं काटना है, नए नए पेड़ लगाने हैं। So if we cut trees then this balance will be disturbed. कौन सा बैलेंस? जो हमें प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो हमारे लिए हार्मफुल है, और वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए यूज़फुल है, यानी कि हमारे डबल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं प्लांट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होती है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स यूज इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस आपको बता चुका हूँ, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो सनलाइट का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाइल दे ब्रीद आउट। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर ली जाती है, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। अगर ग्रीन प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू कंट्रोल फायर। आग बुझाने के ऐसे सिलेंडर्स आपने देखे होंगे अपने स्कूल में या और कहीं पर, अपने पेरेंट्स के ऑफिस में, एटसेट्रा। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू, हमने तीनों गैसेस के यूजेस को पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सो एज वी कैन सी दैट अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर रनिंग दीज डेज एंड
n number of vehicles, billions and billions of vehicles are running on different roads throughout the world. पूरे विश्व में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बहुत सारे जो पर्यावरण के संसाधन हैं उनको डैमेज हो रहा है, और जो यातायात के साधन हैं उनसे जो गैस निकल रही है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कारण क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, उसके बाद ये जान लेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. अगर हम पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट जान लेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि इसके कारण क्या है या ये कैसे होता है. पहले ये जान लेते हैं कि कैसे होता है, क्या क्या कारण है, उसके बाद ये जानेंगे कि होता क्या है. So, the carbon dioxide released by humans and animals seems to be equal to be used by plants. जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं ब्रीदिंग आउट करते दौरान, वो लगता है कि प्लांट्स को यूज़ कर लेते हैं, पर अगर प्लांट्स की संख्या कम हो जाएगी तो वह कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक हो जाएगी हमारे वातावरण में. But burning of fossil fuels such as coal and oil are adding billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere. तो billions of tons, लाखों करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा एडिशनल इकट्ठी हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में. कैसे? जब हम फैक्ट्रीज में कोल को बर्न कर रहे हैं या पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, बढ़ रही है, उसका बैलेंस बनाने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास इतने प्लांट्स नहीं है. सो एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट. हमने क्या जान लिया कि जो हमने फैक्ट्रीज लगाई हैं, जो हम इतने सारे व्हीकल्स चलाते हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में बढ़ने से क्या होगा, क्लाइमेटिक डिसबैलेंस होगा. अब हम जान लेते हैं कि क्यों और कैसे. So, moving on to greenhouse effect, carbon dioxide traps heat radiated by the earth and is therefore called a greenhouse gas. तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है. उसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो जो अर्थ से रेडिएट होने वाली, रिफ्लेक्ट होने वाली हीट है, उसको ट्रैप करती है, उसको कैप्चर करती है और उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती है. उससे क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहेगा, यानी कि गर्मी को इंक्रीज करने, गर्मी को रोक के रखने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड, पर अगर सही मात्रा में हो तो. अगर मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो बट ऑब्वियस है क्या होगा, जो हीट है, जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो बढ़ जाएगा. एक कंपैरिजन देख सकते हैं आप. अगर कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में है तो एटमॉस्फेयर और जो लिविंग बीइंग्स हैं वो कितने अच्छे से सर्वाइव करेंगे. वहीं राइट पे आप देख सकते हैं कि अगर उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो ना प्लांट सर्वाइव करेंगे, ना एनिमल सर्वाइव करेंगे, और ना ही लाइफ सर्वाइव करेगी हमारी अर्थ पे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन जिन चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या हार्मफुल गैसेस की मात्रा बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको हमें कम करने के लिए ऑल्टरनेट ढूंढना है, और उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ लगाने हैं. सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू प्लांट अ ट्री ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक 15th of August, like 26th January, like your birthday, like your friend's birthday, like your parents' birthday, and any other occasion which you feel is special, like New Year, like Diwali, etc. So we must inculcate the habit of planting new trees. हमें नए नए पेड़ लगाने की आदत डालनी चाहिए, और उन पेड़ों को पानी भी देना है, उनको ध्यान भी रखना है कि वो डैमेज ना हो एनिमल से, और वो ग्रो करें, और भविष्य में जाके बहुत सारे पेड़ हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में हो जाए. If the amount of carbon dioxide increases in the air, it will increase the temperature of the Earth's atmosphere. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाएगा. आप एक इमेजिनरी सिचुएशन देख सकते हैं जिसमें ये शो करने की कोशिश की है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी अर्थ में जो लाइफ है वो मेल्ट हो जाएगी, और एक दिन कोई भी जीवित नहीं बचेगा.
इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग विच कैन कॉज. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बहुत तेज़ी से बढ़ गई, जो कि आजकल बढ़ रही है, और ये अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही और हमने कोई इसके लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, तो फिर क्या होगा? इट विल राइज द लेवल ऑफ सी विच विल कॉज फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज. जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र तट से जिनका लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो ज़्यादातर एरियाज सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे. इट विल ऑल्सो लीड टू चेंजेस इन क्लाइमेट लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती गई तो धीरे धीरे कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली पूरी लाइफ ही इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट. सो बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली. अब असाइनमेंट पर आ जाते हैं. आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होंगी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? एक्सप्लेन इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और उसके दुष्प्रभाव क्या हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑल्सो ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम. एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करें और एक डायग्राम भी उसके साथ बनाएं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द यूज ऑफ द फॉलोइंग गैसेस. इन गैसेस का यूज़ क्या है अर्थ में जो रहने वाले अलग अलग क्रीचर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए. फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. आई होप यू अंडरस्टूड all the issues, all the topics which I wanted you to learn and remember forever and work for the development of, for the conservation of our environment. Thank you and have a nice day. Do ask your doubts if you have any.